अमित शाह का नाम आते ही दिमाग में दो तस्वीरें एक साथ उभरती है। घोषणा पत्र का भी हिस्सा है, अमेंडमेंट बिल आएगा, जान दे देंगे इसके लिए। एक तरफ वो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर जिसने 370 हटाकर नक्सल हिंसा और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पर सबसे बड़ा प्रहार किया, और दूसरी तरफ वही अमित शाह जिनके दौर में मणिपुर चलता रहा। दिल्ली दंगों से हिलती रही, बंगाल में राजनीतिक हिंसा आम हो गई, और आज भी देश में घुसपैठे आराम से सांस ले रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही असली सवाल है। क्या ये व्यक्ति देश का असली चाणक्य है या सिर्फ इमेज और प्रोपेगेंडा का प्रोडक्ट है? और अगर वाकई ये नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो क्या इनका रिपोर्ट कार्ड उस कुर्सी के लायक है? लंबा भाषण कम नतीजे। आज अगर आप देश में हुई हिंसा, दंगे और सुरक्षा की घटनाओं को सिलसिलेवार देखो तो कुछ पैटर्न साफ दिखाई देते हैं। मणिपुर की महीनों तक चलने वाली हिंसा हो, या बंगाल की बर्बर राजनीतिक हत्याएं हो, या फिर बड़े आतंकी हमले, इन सब के बीच एक चीज कॉमन है: होम मिनिस्ट्री की देरी, कमजोर पॉलिटिकल विल और लगभग जीरो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कश्मीर पर आकर तो होम मिनिस्टर की लैंग्वेज और भी आक्रामक हो जाती है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे, दुनिया की कोई ताकत जैसे डायलॉग सुनकर तो लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में होगा, सब सिस्टमैटिक होगा, कोई लूप होल नहीं बचेगा। लेकिन फिर पहलगाम जैसे अटैक हो जाते हैं, इंटेलिजेंसी फेल होती है, और देश के सामने वही पुराना सवाल खड़ा हो जाता है: इतने बड़े बड़े भाषणों के बावजूद सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग जाती है? करेंगे, वो करें ना, सेशन अभी आएगा, आने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां जहां पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने से फायदा है, वहां आवाज बहुत तेज है। जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन जहां लॉ एंड ऑर्डर पर ठोस फैसला लेना है, वहां अक्सर या तो खामोशी है या सिर्फ जांच चल रही है वाला रटा रटाया जवाब। घुसपैठिए, बहाना, या फिर सच में प्रॉब्लम सॉल्व। अमित शाह बार बार एक ही बात दोहराते हैं: बांग्लादेशी घुसपैठिए, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत। रोहिंग्या, बॉर्डर की फेंसिंग, और राज्य सरकारें लैंड नहीं दे रही। बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। सुनने में ये बात लॉजिक लगती है, पर सवाल यहाँ से शुरू होता है, खत्म नहीं। मान लेते हैं कि नई फेंसिंग के लिए जमीन नहीं मिल रही, लेकिन जो लोग सालों से भारत के अंदर रह रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट पर वोट डाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट करने से कौन रोक रहा है? जब ये बात आती है कि हमारी लिस्ट में इतने हजारों लाखों घुसपैठिए पहचाने जा चुके हैं, तो फिर अगला स्टेप कहाँ गायब हो जाता है? कितनों को वापस भेजा गया, कितनों के डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हुए, ये नंबर कभी पब्लिक डोमेन में क्लियर क्यों नहीं रहते? ये वही सरकार है जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक एक कागज, एक एक बैंक एंट्री तक निकाल लेती है, लेकिन देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों पर जब बात आती है, तब पूरा सिस्टम अचानक इतना स्लो और कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? एनआरसी और सीएए, सही इशू, गलत हैंडलिंग। एनआरसी और सीएए पर जो कुछ हुआ वो एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग इशू खराब कम्युनिकेशन की वजह से आपके ही खिलाफ नैरेटिव बन जाता है। एनआरसी का कॉन्सेप्ट अपने आप में गलत नहीं था। हर सिविलाइज्ड देश ये जानना चाहता है कि उसकी सीमाओं के अंदर कौन कौन से लोग कानूनी तरीके से रह रहे हैं और कौन कौन से नहीं। आज की दुनिया में बॉर्डर सिक्योरिटी और सिटीजनशिप रिकॉर्ड कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं, बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने खुद ही क्रोनोलॉजी समझाकर बताया, शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगी। पहले सीएए, फिर एनआरसी, इसके बाद विपक्ष, लेफ्ट, लिबरल सर्कल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे सीधे सीधे मुस्लिम सिटीजन्स के खिलाफ दिखाना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से ना कोई क्लियर सिंपल नैरेटिव आया, ना एक फेस जो लगातार शांत तरीके से डेटा के साथ इस बिल की बात जनता को समझाए। नतीजा क्या हुआ? शाहीन बाग जैसा महीनों लंबा प्रोटेस्ट। वापस ले दे, पिस्टल गोलियां बंद हो जाओ, हम ऐसी सरकार नहीं। दिल्ली के अंदर दंगे, 50 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों घायल, और देश की इमेज को भारी नुकसान। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि आप सीएए के पक्ष में हो या खिलाफ। असल सवाल यह है कि एक होम मिनिस्टर होते हुए भी अपनी ही राजधानी को आप इतना लंबा बंधक कैसे बनने देते हो? और फिर वही गलती दोहराई जाती है फार्म लॉ के केस में।
किसान आंदोलन को शुरू से हैंडल करने का तरीका, कम्युनिकेशन की टोन और प्रोटेस्ट को साल भर तक चलने देना, सब कुछ ये दिखाता है कि या तो होम मिनिस्ट्री ने ग्राउंड रियलिटी को कम आंका या फिर ये मान लिया गया कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा। कृषि कानून पर आप सहमत हो या ना हो, लेकिन ये बात कोई नहीं झुठला सकता कि नैरेटिव की लड़ाई सरकार बुरी तरह हार चुकी थी। वो कानून जो खुद कई विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो में थे, उन्हीं के खिलाफ इतनी बड़ी लामबंदी हो गई और सरकार के पास कोई क्लियर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी नहीं थी। मणिपुर और बंगाल जब राज्य चलते रहे, अगर किसी होम मिनिस्ट्री का सबसे कड़ा टेस्ट होता है तो वही होता है जब देश का कोई हिस्सा सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में जा रहा हो। मणिपुर का केस इसी टेस्ट में सबसे बड़े फेलियर का सर्टिफिकेट बन चुका है। कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच की हिंसा महीनों तक चलती रही। लोगों के घर जले, चर्च और मंदिर टारगेट हुए, 250 से ज्यादा लोग मरे, लाखों लोग अपने ही राज्य में रेफ्यूजी बन गए, जबकि बीजेपी की सरकार खुद राज्य में थी। I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time. सीएम पर खुले आम बायस के आरोप लगे, लेकिन सेंट्रल लेवल पर सख्त पॉलिटिकल इंटरवेंशन और प्रेसिडेंस रूल लगने में इतनी देरी क्यों हुई? जब बॉर्डर स्टेट में जहां एथनिक, रिलीजियस और जियोपॉलिटिकल सब रिस्क एक साथ हो, वहां अगर आग लगती है तो उसे लो इंटेंसिटी, लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह नहीं देखा जा सकता। वेस्ट बंगाल में कहानी थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली है। पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक हत्याओं का इतना लंबा रिकॉर्ड अपने आप में शर्मनाक है। बीजेपी और टीएमसी दोनों के वर्कर मारे गए, हिंदू परिवारों पर टारगेटेड हिंसा के केस सामने आए, लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल यहाँ दो है। पहला, क्या हर बार ये कहना काफी है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है? दूसरा, अगर किसी राज्य में सालों से पॉलिटिकल वायलेंस, टारगेटेड किलिंग और ओपन इंटिमिडेशन चल रहा हो तो क्या सेंटर सिर्फ कड़ी निंदा तक सीमित रह सकता है? फिर 56 इंच चाणक्य नीति और जीरो टॉलरेंस वाला नैरेटिव किस काम का? कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। जब आपके खुद के कार्यकर्ता, आपके वोटर्स और आपके ही सपोर्टर्स रेफ्यूजी बनकर जी रहे हो, तब सत्ता में रहना, सत्ता का नैतिक औचित्य दोनों अलग अलग बात लगने लगती हैं। सिक्योरिटी में मजबूत और राजनीति में सिलेक्टिव। यह कहना गलत होगा कि अमित शाह के पूरे टेन्योर में केवल फेलियर्स ही हैं। कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहां उनकी अचीवमेंट अनडिनाएबल है। नक्सल प्रभावित इलाकों का मानचित्र आज से 10 साल पहले और आज रख कर देखिए। रेड कॉरिडोर जो कभी देश के 180 से ज्यादा जिलों में फैला हुआ था, आज कुछ पॉकेट्स तक सिमट चुका है। कई जिलों को ऑफिशियली नक्सल प्रभावित की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। बड़े ऑपरेशंस में टॉप कमांडर्स मारे गए हैं और पहली बार ये महसूस हो रहा है कि ये जंग राज्य की तरफ झुक चुकी है, ना कि माओवादी हिंसा की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में भी कई बड़े इंसर्जेंट ग्रुप्स ने भी सरेंडर किया। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी कम हुई और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्टेट पर शिफ्ट होता दिख रहा था। विदेशी फंडिंग के नाम पर देश के अंदर एजेंडा चलाने वाले कई बड़े एनजीओ पर भी कार्रवाई हुई, जिससे कम से कम ये मैसेज तो गया कि सिविल सोसाइटी के नाम पर सब कुछ अनटचेबल नहीं है। 370 हटाना भी सिर्फ एक लॉजिकल या लीगल एक्ट नहीं था, उसके पीछे जो पॉलिटिकल रिस्क, सिक्योरिटी रिवर्क और इंटरनेशनल रिएक्शन का रिस्क था, उसे कैलकुलेट करके भी फैसला लेना आसान नहीं था। इस बात से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बिना किसी इमीडिएट ब्लडशेड के एग्जीक्यूट कर देना किसी भी होम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन यही से सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। अगर आप 370 जैसे हाई स्टेक डिसीजन को इतनी डिटेल और इतनी प्लानिंग के साथ अंजाम दे सकते हैं, तो फिर दिल्ली दंगों, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और बंगाल की पॉलिटिकल किलिंग पर वही प्लानिंग, वही प्रिसीजन, वही शक्ति क्यों नहीं दिखती? क्या ऐसे व्यक्ति को पीएम बनना चाहिए? अब आते हैं उस सवाल पर जो आजकल धीरे धीरे खुले मंच पर भी पूछा जाने लगा है। क्या अमित शाह सच में नरेंद्र मोदी के
नेचुरल सक्सेसर हैं, एक तरफ उनके पक्ष में दलीलें दी जाती हैं। संगठन पर मजबूत पकड़, इलेक्शन मैनेजमेंट में मास्टरी, नंबरों की समझ, स्ट्रॉन्ग फेस और डराने वाला इमेज। जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं ऐसे समय में हमें सॉफ्ट नेता नहीं बल्कि टास्क मास्टर चाहिए, और अमित शाह उस रोल के लिए फिट है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी लिस्ट और भी लंबी है। एक होम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को क्या और भी स्थिर बनाया या और भी बिगाड़ा? क्या बड़े प्रोटेस्ट को हैंडल करने में उन्होंने डायलॉग और कम्युनिकेशन को बड़ी प्राथमिकता दी या सिर्फ वेट एंड वॉच और आखिर में बैकफुट? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ कुछ ऑपरेशंस और प्रेस रिलीज तक सीमित रही या उसके साथ पारदर्शी अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ी? किसी भी व्यक्ति के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। जबरदस्त पावर, मजबूत इमेज और कमजोर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी के खिलाफ पर्सनल दुश्मनी नहीं है बल्कि सिस्टम की हेल्थ का पैमाना होता है। अगर आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि इतने सालों की होम मिनिस्ट्री के बाद मणिपुर क्यों जलता रहा, दिल्ली क्यों फटती रही, किसानों को साल भर सड़कों पर क्यों बैठना पड़ा और घुसपैठिए अभी भी क्यों सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट है, तो कल को ये मानना पड़ेगा कि जनता सिर्फ एक भीड़ है, नागरिक नहीं। सफेद कपड़ा ये वीडियो किसी व्यक्ति की छवि बचाने या बिगाड़ने के लिए नहीं है। ये सवाल इस देश के हर एक नागरिक के लिए है जो वोट देता है, टैक्स भरता है और दंगों में नहीं मरना चाहता, आतंकी हमलों में नहीं फंसना चाहता और यह उम्मीद करता है कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कम से कम अपने काम के लिए जवाबदेह तो होगा। अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत उनके समर्थक कहते हैं वो डरता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत ये नहीं कि आप किसे डरा सकते हैं, असली ताकत ये है कि आप खुद सवालों से कितना डरते हैं या नहीं। अगर एक संभावित प्रधानमंत्री प्रशंसा सुनने में आरामदायक हो लेकिन आलोचना सुनते ही एंटी नेशनल, इकोसिस्टम, साजिश जैसे लेबल्स के पीछे छिप जाए तो फिर ये देश किस दिशा में जाएगा? हो सकता है इतिहास अमित शाह को उस व्यक्ति के रूप में याद करे जिसने नक्सलवाद को घुटनों पर ला दिया, 370 को इतिहास बना दिया और नॉर्थ ईस्ट को धीरे धीरे मेन स्ट्रीम की तरफ धकेला। लेकिन ये भी हो सकता है कि इतिहास ये नोट करे कि इस दौर में मणिपुर जला, किसान सड़कों पर वर्ष भर जमे रहे, दिल्ली दंगों में जलती रही और घुसपैठ, बॉर्डर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल वायलेंस पर सवाल पूछने वाला नागरिक ट्रोल्स और प्रोपेगेंडा की भीड़ में खो गया। अब तय आपको करना है, आप किसी चेहरे को वोट दे रहे हैं या किसी नैरेटिव को या सच में किसी रिपोर्ट कार्ड को, क्योंकि अगर देश का अगला प्रधानमंत्री वही होगा तो ये सवाल आज ही पूछना पड़ेगा, कल शायद बहुत देरी हो चुकी होगी।